हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सब्जेक्ट, इसके बारे में पहले भी क्लास में बात तो बहुत होती थी, लेकिन तब मुझ पे तोहमतें लगती थी, इल्जाम लगाए जाते थे कि सर जो है इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन अब मैं चौड़े में इधर उधर की बातें करूंगा, बिकॉज ये आपके सिलेबस का पोर्शन बन चुका है। एंड आप अगर इस पे ध्यान दें तो शायद कहीं ना कहीं ये आपका सबसे बड़ा पोर्शन में से एक है। बिकॉज आप देखिए, जब आप लॉ और एलआर को देखते हैं, दोनों मिला के 50 मार्क्स का पोर्शन है, तो 25 मैं रफली उसको कंसिडर कर सकता हूं। अगर आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हैं तो वहां पे भी 25 जैसा रेशियो ले सकते हैं। लेकिन यहां पे क्लीन 35 मार्क्स का, 35 नंबर का, मान जाओ, ये बेइज्जती करवाते हैं ना बेटा ये लोग। चलो अब मानेगा ये। तो आपको ये 35 मार्क्स का बेटा करंट अफेयर्स का पोर्शन है। इससे पहले तक इस तरह का पोर्शन कभी सीए, सीएस, सीएमए जैसे एग्जाम्स में नहीं रखा गया है। तो इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। एंड आईसीएसआई के ऊपर या सिलेबस कैसा रहता है इसके ऊपर काफी कमेंट्स होती रही हैं, हमने भी करी हैं। लेकिन एक चीज जो अपने नोटिस करने वाली है वो ये है कि बहुत बार आईसीएसआई के कुछ चीजें ऐसी भी रही है जिनके लिए शायद उन्हें एडिक्वेट क्रेडिट नहीं दिया जाता है। दे हैव बीन इंट्रोड्यूसिंग थिंग्स विच इन देयर contemporary institutions can very well be considered as one of its kind or first of its kind. We were the first institution to make the entire process online and computerized. Later on, a lot of other institutes picked up from ICSI and they started doing their admission process and all other examination form filing वगैरह को भी उन्होंने ऑनलाइन बनाया। अपना पहला इंस्टीट्यूट था जिसने ये सारी चीज़ों को 100% ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया और फिजिकल फॉर्मेट को पूरी तरीके से हटा दिया। राइट इसी तरीके से पूरा एमसीक्यू का पैटर्न लाना, ऑनलाइन एग्जाम रखना वाज अगेन वन ऑफ इट्स काइंड मूव, जो अभी तक भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अचीव नहीं कर पाए हैं। और अब जो इन्होंने करिकुलम में ये बदलाव किया है, करंट अफेयर्स जैसा पोर्शन, एलआर जैसा पोर्शन लेके आए हैं, इट इज अ वेरी वेरी वेलकम मूव। एंड तहे दिल से आईसीएसआई का शुक्रिया करना चाहता हूं मैं इस तरह के इनोवेटिव इनिशिएटिव्स और स्टेप्स लेने के लिए। नाउ करंट अफेयर्स इज समथिंग जो आइडियली तो आप सबको आना चाहिए, आइडियली हम सबको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल के दिनों से ही इसे किसी ना किसी रूप में आपको पढ़ाया गया है। और उसके अलावा एक चीज होती है बेटा, ये चीज हम सबके घरों में आती है लेकिन इसे हम लोग अवॉइड करते हैं और जितनी हो सके इससे दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कभी इसके तरफ जाते भी हैं तो बॉम्बे टाइम्स को देख लेते हैं, या जहाँ पे भी आप रहते हैं, कैलकाटा टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स, बड़ौदा टाइम्स, अहमदाबाद टाइम्स, जिसमें आपको ये पता चल जाए कि भाई सलमान अभी क्या कर रहा है, शाहरुख अभी क्या कर रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है इस न्यूज़पेपर के टुकड़े में। अगर आप इसे पढ़ना शुरू कर दें तो चाहे वो किसी भी एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम हो या आईएएस का एग्जाम हो, आपको शायद करंट अफेयर्स के लिए किसी और किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली इफ़ यू आर एबल टू रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली, इट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बट संभव नहीं हो पाता है आपके व्यस्त जीवन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक और पबजी से समय निकाल के न्यूज़पेपर तक जाना बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी लंबी दूरी है ये। तो ज़्यादा नहीं तो बच्चों प्रयास करें, कम से कम अपने मोबाइल में ही रखें, और कुछ नहीं तो कम से कम इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कुछ न्यूज़ चैनल्स के जो पेजेस हैं उन्हें लाइक करें, उन्हें फॉलो करें, तो आपकी न्यूज़ फीड पे ही बहुत सारी न्यूज़ आ जाएगी और उसी के थ्रू आप करंट अफेयर्स का बहुत सारा नॉलेज हासिल कर पाएंगे। चलिए अब मेरी तरफ से, ऑब्वियसली हमारे इंस्टीट्यूशन डीडी इंस्टीट्यूट की तरफ से ये प्रयास रहेगा कि आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिले और करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए एक स्कोरिंग पोर्शन रहे। मोस्टली जब हम सीएस एग्जीक्यूटिव वगैरह पढ़ाते हैं या सीएस प्रोफेशनल वगैरह पढ़ाते हैं तो बहुत बार एक हमारा लाइव लेक्चर में डायलॉग रहता है कि जो बोरिंग है वही स्कोरिंग है, राइट। और बहुत सारा ऐसा पोर्शन रहता है थ्योरेटिकल पेपर्स में जो कुछ हद तक
उतना ज़्यादा इंगेजिंग नहीं रहता है, और उस पोर्शन के लिए हमने हमेशा मेंटेन करा है कि जो बोरिंग है वही स्कोरिंग है, और उसमें आपको बहुत इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज आप देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न जो होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर का, वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव यानी कि आपके पड़ोस वाले ने कैसा आंसर लिखा है उसके बेसिस पे मैं आपके आंसर को जज करूंगा, और क्योंकि उन पेपर्स पे लोग उतनी मेहनत नहीं करते हैं तो वहां पे आपका एवरेज आंसर जो है वो भी अबव एवरेज बन जाता है, एक्सेलेंट बन जाता है। बट करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से इकलौता पोर्शन ऐसा होगा जो स्कोरिंग है लेकिन बोरिंग नहीं है। तो ये स्कोरिंग है और बोरिंग भी नहीं है, तो कोई रीजन ही नहीं है कि इस पेपर में हम लोग मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास ना करें। तो आइए आज शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की जर्नी को। करंट अफेयर्स के सिलेबस का जो आपका पहला टॉपिक है उसका नाम है बेटा इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है जी, ये इंटरनेशनल अफेयर्स, बेसिकली इस इंटरनेशनल अफेयर्स में आपके सामने कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का जिक्र किया गया है, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ाया गया है, और वही वाला पोर्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है जी, तो आज का जो ये लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ अ स्टोरी है। कहानी सुनाता हूं मैं आपको, थोड़ी सी एक बैकग्राउंड क्रिएट करता हूं जिससे आपको शायद आगे की भी जब हम बात करेंगे किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लेंगे तो उनका सिग्निफिकेंस क्या था, उनको लाने की जरूरत क्या थी, उन्होंने क्या काम किया, वो चीजें समझना हमारे लिए कुछ हद तक आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड की हम बात करते हैं, तो एक छोटा सा बैकग्राउंड जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है ट्रेड। ठीक है जी, ट्रेड की बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो ट्रेड, या फिर स्पेसिफिकली बात करूं तो इंटरनेशनल ट्रेड। क्या लगता है आपको बच्चों, इंटरनेशनल ट्रेड या ग्लोबल ट्रेड जिसे कहते हैं, या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जिसे मैं कह सकता हूं, ये कब शुरू हुआ, कब कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगी? हाँ बेटा आप बताओ, किताब में घुसे हुए हो बेटा, एक जवाब भी दो। कब से कंट्रीज ट्रेड करने लगी? क्या ये सारा ट्रेड जो है ये जब डॉट कॉम्स बने या वेबसाइट्स बनी या अमेजोन आया तब जाके ग्लोबल ट्रेड होने लगा? नहीं। बहुत सही, बहुत सही जवाब दिया है कि सर ये तो आदिकाल से चला आ रहा है सर। हम लोगों ने सर ऋत्विक रोशन को देखा था मोहनजोदारो में, वहां पे भी हमें बताया गया कि अलग अलग जगह से ट्रेडर्स आते थे और फॉर्म ऑफ टैक्सेशन पे करके मोहनजोदारो के मार्केट में अपने गुड्स को बेचने का प्रयास करते थे। हिस्ट्री में हम लोगों को द सिल्क रूट के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे चाइना के लोग इंडिया में आके ट्रेड करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि उस समय भी ग्लोबल ट्रेड होता था। उस समय पर्शिया करके एक नाम है, पर्शिया आपने नाम सुना होगा, स्पेसिफिकली जो हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो पर्शिया काफी सारी फिल्मों में दिखाई गई है। मोस्ट नोटेबली वुड बी 300, है ना। तो पर्शिया, और एक और नाम होता है मेसोपोटेमिया। ये मेसोपोटेमिया नाम भी आप लोगों ने हिस्ट्री की किताबों में बहुत बार सुना होगा। ये जो पर्शिया और मेसोपोटेमिया है, बेसिकली बच्चों दिस इज मॉडर्न डे इराक एंड ईरान। इराक और ईरान जो है इनका पुराना नाम हुआ करता था पर्शिया और मेसोपोटेमिया। ठीक है, तो उस समय इनके बीच में, ग्रीक सिविलाइजेशन के बीच में काफी ट्रेड हुआ करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में भी इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था। इसके सबूत इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी सील के तौर पे मिले हैं। एक्सकवेशंस जो हुए हैं काली बंगन, पीली बंगन के पास में, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो आर्कियोलॉजिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो लोग जो एक्सकवेशंस करते हैं, खुदाई करते हैं, उसमें इस तरह के प्रूफ मिले हैं। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड तो सर बहुत समय से चला आ रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत समय तक चला, अपने पीक पे शायद पहुंचा, लेकिन इस बीच कंट्रीज के बीच में एक इंपीरियलिस्ट माइंडसेट आया। हर कंट्री ये प्रयास करने लगी कि वो दूसरी कंट्री पे अपना स्वामित्व, अपना आधिपत्य, अपना कंट्रोल, साम्राज्य एस्टैब्लिश कर ले, कॉन्क्वर कर ले, और आपस में कंट्रीज के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगे
और उसका शायद बबल बर्स्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ ये लैपटॉप को बेचारे को क्या हो गया है। हाँ, तो ये बबल बर्स्ट हुआ बेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वॉर। अब जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर के बाद तो बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही थी कंट्रीज। सारी कंट्रीज जो थी वो खेमे में बंट गई थी। ग्रुपिज्म, आज जिसके बारे में ग्रुपिज्म, गैंगिज्म, नेपोटिज्म के बारे में इतनी चर्चा हो रही है और आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ये शायद सबसे बड़े स्केल पे हुआ वर्ल्ड वॉर टू के बाद में। एलाइज कहा जाता है ना। मैं आपको दिखाता हूं, ये एलाइज का ग्रुप और एक्सिस का ग्रुप बन गया और ये आपस में, ऑब्वियसली इसमें लगभग दुनिया की सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई थी किसी ना किसी रूप से। इंडिया भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, बिकॉज इंडिया वाज हेल्पिंग द इंग्लैंड या द ब्रिटिश टू फाइट द वर्ल्ड वॉर टू। बट मेजर जो पार्टिसिपेंट्स है, देयर वाज यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत रूस, जर्मनी, जापान एंड इटली। दीज वर सम ऑफ द मोस्ट important players who took part in the world war. क्या कह रहे हैं, आपको भी वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेना था? तो फिर फोन नहीं थे वर्ल्ड वॉर के दौरान? झेलम। तो हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि कंट्रीज के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी, कंट्रीज के बीच में एक बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट की फीलिंग आ गई बेटा। अब जब इस तरह का आप देखिए बैकग्राउंड है, जब इस तरह की हिस्ट्री है, कंट्रीज एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई हैं, तो वहां पे ट्रेड कैसे संभव हो सकता है? वहां पे ट्रेड कैसे संभव हो सकता है? एनी विच वेज देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड एक्चुअली अगर अपने बात करें, इट हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ फेजेस। इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारी फेजेस आई हैं। जैसे कि एक फेज था जिसे हम कह सकते हैं कि नो ट्रेड, मतलब कि भाई तुम तुम्हारे हम हमारे, तुम अपनी कंट्री में सामान बनाओ अपना यूज करो, हम अपनी कंट्री में सामान बनाएंगे, हम अपना सामान यूज करेंगे। लेकिन फिर कुछ लोग आए, कुछ थिंकर्स या इकोनॉमिस्ट, इनमें प्रोबेबली एक बहुत बड़ा नाम जो था वो था एडम स्मिथ का। अब एडम स्मिथ ने यह कहा कि जी ट्रेड करो, फ्री ट्रेड करो, मतलब किसी कंट्री को ट्रेड को रोकने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ दबा के ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको ट्रेड करना है एब्सोल्यूट एडवांटेज के प्रिंसिपल पे। ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा अपने अपने सिलेबस के बाउंड्रीज के बाहर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड व्यू को समझने में और शायद आगे किसी छोटे से नाम को समझने में ये स्टोरी आपको काम आएगी। तो फ्री ट्रेड की बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट एडवांटेज के कॉन्सेप्ट के बारे में उसने बात करी। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब हुआ कि भाई इंडिया जो है वो सॉफ्टवेयर अच्छा बनाता है, सस्ते में बनाता है, जल्दी बनाता है, कम खर्च में बनाता है, और यूएस जो है वो हार्डवेयर अच्छा बनाता है। तो यूएस को सिर्फ फोकस करना चाहिए हार्डवेयर बनाने में और इंडिया को सिर्फ फोकस करना चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने में। बाद में इंडिया उसे सॉफ्टवेयर दे देगा, यूएस इंडिया को हार्डवेयर दे देगा, दोनों का फायदा होगा, दोनों अपने अपने जो कोर कॉम्पिटेंसी है, दोनों जिस चीज को बनाने में सबसे बेहतर हैं वही चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इवेंचुअली दोनों का ही फायदा होगा। यह एडम स्मिथ का एक कॉन्सेप्ट आया, लोगों ने उसे माना, समझा और फ्री ट्रेड होने लगा। कंट्रीज एक दूसरे के साथ ज्यादा ट्रेड करने लगी जो जिस चीज को बनाने में बेहतर था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्राजील कॉफी ग्रो करने में बहुत
सुपीरियर है, तो ब्राजील स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कॉफी। इसी तरीके से मलेशिया जो है वो रबर में बहुत अच्छा है, तो मलेशिया स्टार्टेड फोकसिंग ऑन लेटेक्स रबर। कोई राइस में था अच्छा तो वो राइस पे फोकस करने लगा, कोई जूट में अच्छा था तो जूट पे फोकस करने लगा। इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप होने लगा। बट देन इवेंचुअली इस जो प्रीमाइस था ये, इसमें भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लूप होल था कि सर कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जो शायद किसी भी चीज में सबसे अच्छी नहीं है, तो फिर उनका ट्रेड तो हो ही नहीं पाएगा। तो फिर रिकार्डो नाम का एक और इकोनॉमिस्ट है जिसने कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट दिया उसमें इसने ये बताया कि भाई एब्सोल्यूट एडवांटेज होना जरूरी नहीं है, एब्सोल्यूट एडवांटेज होना जरूरी नहीं है। अगर दो कंट्री हैं, लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड अमेरिका। अमेरिका कंप्यूटर भी इंडिया के मुकाबले अच्छा बनाता है, सस्ते में बनाता है, और अमेरिका वेपन्स भी इंडिया के मुकाबले अच्छा बनाता है, सस्ता बनाता है। ठीक है, मान जाओ राजा, ऐसे जिद मत करो। कुछ तो ना बेटा, इसको नाराजगी हो जाती है मेरे साथ। हाँ, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है, ओके, आइए देखते हैं। ये इस तरफ इंडिया है, ये यहां पे अमेरिका है। जो दो चीजें हैं, एक है वेपन्स और एक है कंप्यूटर्स। अमेरिका वेपन भी इंडिया के मुकाबले ज्यादा अच्छा और सस्ता बनाता है, कंप्यूटर भी वो इंडिया के मुकाबले ज्यादा अच्छा और सस्ता बनाता है। तो ऐसी सिचुएशन में तो सर इंडिया और अमेरिका में कभी ट्रेड ही नहीं हो सकता। तो फिर डेविड रिकार्डो ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ये देखो कि अमेरिका किस चीज में ज्यादा अच्छा है, कंपैरेटिवली कौन सी चीज में अमेरिका की एडवांटेज ज्यादा है। तो पता चला कि सर अमेरिका वेपन्स में इंडिया से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कंप्यूटर में भी अच्छा है। तो लेट अस से एक सर्टेन टाइम स्पैन है, लेट अस से एक सर्टेन टाइम स्पैन है, उसमें इंडिया बना सकता है 5 कंप्यूटर और अमेरिका बना सकता है 8 कंप्यूटर। वेपन्स इंडिया बना सकता है 3 और अमेरिका बना सकता है 12। ये इनकी एडवांटेज आप देखिए। अभी कंप्यूटर के, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई कंप्यूटर बनाने में किसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा बेहतर काम करता है, तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली अमेरिका। सर जितने समय में, जितने कॉस्ट में इंडिया 5 बनाएगा, अमेरिका 8 बना लेगा। वेपन्स का भी अगर मैं देखूं तो इंडिया जितनी देर में 3 वेपन बनाएगा, अमेरिका उतने समय में 12 वेपन्स बना लेगा। तो एक बहुत सरल सा मेरा आपसे क्वेश्चन है, अमेरिका किस चीज में ज्यादा बेहतर है, अमेरिका किस चीज में ज्यादा बेहतर है। तो आंसर आया सर वेपन्स में, क्योंकि वेपन्स में अगर देखा जाए तो 4 गुना बेहतर है, वो 4 टाइम्स की उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। कंप्यूटर में भी है एफिशिएंसी, लेकिन वेपन्स में वो एफिशिएंसी 4 गुना बेहतर है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लो नो ट्रेड की सिचुएशन रहती है, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, तो इंडिया अपना जो जो समय है, आधा समय कंप्यूटर में दे रहा है, उसमें 5 कंप्यूटर बना रहा है, आधा समय वेपन में दे रहा है, टोटल मिला के 8 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है। अमेरिका भी अकॉर्डिंगली अपना समय जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, 8 कंप्यूटर बना रहा है, 12 वेपन्स बना रहा है। अमेरिका 20 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है। हमने बात करी दोनों कोई ट्रेड नहीं करते, तो दोनों अपना अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, और क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन अगर हम देखें तो वो 20 यूनिट का आ रहा है, सॉरी 28 यूनिट्स का आ रहा है। यहाँ पे 20 और यहाँ पे 8, तो 28 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ।
नाउ लेट अस से कि ये लोग ट्रेड करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रिंसिपल पे अगर ये लोग ट्रेड करते हैं तो इनको क्या करना है कि भाई अमेरिका जिस चीज में ज्यादा बेहतर है वो उस पर फोकस करे। तो अमेरिका विल फोकस ऑन वेपन। अब आप देखो, जब अमेरिका आधा समय वेपन को देता था तो 12 वेपन बनते थे। अब अगर अमेरिका अपना पूरा समय वेपन को देगा तो 12 इंटू 2 24 वेपन्स बना पाएगा। उसी तरीके से इंडिया जब अपना आधा समय कंप्यूटर को देता था तो 5 कंप्यूटर बनाता था। अब इंडिया अपना पूरा समय कंप्यूटर को देगा तो 5 इंटू 2 10 बनेंगे। और अब टोटल प्रोडक्शन अगर अपने देखें 24 प्लस 10, क्या हो गया? हाँ, 24 प्लस 10 34 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो पाएगा। आप देखिए, दो ऐसी कंट्रीज जिसमें एक विनर है एक लूजर है रिलेटिवली देखा जाए तो, बट फिर भी ये लोग आपस में ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड करके देखिए, पहले 28 के मुकाबले 34 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। 6 यूनिट का आपको फायदा हुआ। और इस फायदे को ये दोनों कंट्री, जैसा इनका रेशियो है, बार्गेनिंग है, उसके हिसाब से ये लोग इसको एडवांटेज को शेयर कर लेंगे। यानी हमें समझ में आया कि दुनिया ये बात जान चुकी थी एडम स्मिथ की बातों से, रिकार्डो की बातों से, कि हर कंट्रीज आपस में ट्रेड करके एडवांटेज ले सकती हैं, फायदा कर सकती हैं। बट इशू क्या था? इशू ये था सर कि आपस में लड़ाइयाँ बहुत हो गई थी, भरोसा नहीं था किसी को। अब इस भरोसे को सुधारने की ज़रूरत थी। ज़रूरत थी इन कंट्रीज़ को एक बार फिर से साथ में लाने की। ज़रूरत थी इन कंट्रीज़ को एक दूसरे से वापस एक प्लेटफॉर्म पे लाने की, एक दूसरे के साथ इस कदर कनेक्ट करने की कि ये वापस एक बार ट्रेड में अच्छे से मेहनत करने लग जाएं और ट्रेड के लिए थोड़ा ओपन अप हो जाएं। क्योंकि जो ट्रेड चल रहा था वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से काफी कमजोर हो चुका था। एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जो एक एलीज के साथ था, एक एक्सिस के साथ था। तो फिर उनके बीच में अब यूरोप की कुछ कंट्रीज कहीं थी, कुछ कंट्रीज कहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन में इनके बीच में ट्रेड हो पाना संभव नहीं था। तो हुआ दरअसल क्या कि इवेंचुअली जब पैसा सबको चाहिए, पैसे की इंपॉर्टेंस सबको पता चल चुकी थी, तो दे डिसाइडेड टू मीट एट अ कॉमन प्लेस। और वहां पे बैठ के उन्होंने सोचा कि हमें वील हैव टू कम अप विथ सम इंस्टीट्यूशंस, वील हैव टू कम अप विथ सर्टन इंटरनेशनल बॉडीज जो ये प्रयास करेंगी कि ट्रेड को बढ़ावा मिले। जिन कंट्रीज की बहुत ज्यादा बर्बादी हो गई है वर्ल्ड वॉर के बाद, उनको कैसे दोबारा ट्रैक पे लाया जाए। और ये सारी बातों पे चर्चा करने के लिए ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट हुआ। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया? स्क्रीन ठीक दिख रही है? डबल डबल दिखाई दे रहा है। अभी ठीक है? बच्चों माफ कीजिएगा, आज मेरा लैपटॉप जरा ना नासाज है, उसकी तबीयत, इसलिए वो तंग कर रहा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ब्रेटन वुड्स की। ये ब्रेटन वुड्स में क्या हुआ, लगभग 44 कंट्रीज के लोग, रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्टर्स मिले और यहाँ पे उन्होंने ये मीटिंग करी। ये जो जगह है बहुत ही खूबसूरत जगह है जो आपके सामने, उसका नाम है माउंट वॉशिंगटन होटल।
ब्रेटन वुड्स जो है बच्चों वो एक एरिया है, एक मोहल्ला समझ लीजिए, एक एरिया है। दिस इज इन साउथ हेम्स्फीयर में है, यूएस में, ठीक है। तो वहाँ पे ये माउंट वॉशिंगटन होटल था और उसमें ये मीटिंग हुई, आइकॉनिक मीटिंग। क्यों ब्रेटन वुड्स इतना सिग्निफिकेंट नाम है या ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट इतना सिग्निफिकेंट नाम है? बिकॉज ब्रेटन वुड्स की जो ये मीटिंग थी, जो ये कॉन्फ्रेंस थी, दिस गेव बर्थ टू टू ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल बॉडीज, two of the largest international organizations। इसीलिए ये ब्रेटन वुड्स नाम आपको याद रखना है, नाम आपको ये याद रखना है। ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली ये लोग साथ में मिले और इन्होंने डिसाइड किया कि हमें इस मिसट्रस्ट की जो फीलिंग है उसे हटाना होगा, हमें ट्रेड पे फोकस करना होगा। जिन कंट्रीज को लिक्विडिटी की, फाइनेंसेस की, कैश क्रंच की प्रॉब्लम है, उनके फैसिलिटेट करने के लिए भी हमें काम करना होगा। बिकॉज देखिए सारी कंट्रीज का स्तर थोड़ा अच्छा होगा तभी ग्लोबल ट्रेड हो पाएगा। आज जर्मनी अगर बहुत अच्छी पोजीशन में भी है, बट वो तभी अच्छी पोजीशन में रह पाएगी जब उसके ऑटोमोबाइल्स, जब उसके इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स वर्ल्ड ओवर में उसकी डिमांड रहे। अगर आपके आसपास सब तरफ डिमांड जनरेट करने के लिए कस्टमर ही नहीं रहेगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे कैसे? तो ये जो मीटिंग हुई, इसके बाद ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बने। ऐसा ये कोई नाम लिटरल सेंस में नहीं है, लेकिन इन्हें आज भी ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं उस अग्रीमेंट, उस मीटिंग से शुरुआत हुई, बीज बोया गया इनका और इवेंचुअली फिर ये इंस्टीट्यूशंस बने। तो आप मुझे बता पाएंगे, ऑब्वियसली गेस करना है आपको, या अगर कोई जानता है तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो आप मुझे बताइए कि कौन से वो दो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में शायद मैं बात कर रहा हूं। पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए तो मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो कौन से दो इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं जो आप वो दो इंटरनेशनल बॉडीज हैं which have really helped the world to again come back together, if not in any other way then financially at least it has integrated the world after the world wars। yes, पहला इंस्टीट्यूशन, उसका नाम है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है जी। a very important organization, a very active organization in terms of financial assistance या accommodation, यानी कि जिन कंट्रीज को लिक्विडिटी का या बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम होता है, क्राइसिस होता है, उन कंट्रीज की मदद के लिए जो बॉडी आती है उसका नाम है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। Okay, very good. Other one is the World Bank. अच्छा चलिए एक और क्विज। ये जो वर्ल्ड बैंक का लोगो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कौन सी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, कौन सी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है जो आप सब रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, उसका लोगो भी इससे काफ़ी मिलता जुलता है। ये लोगो, ठीक है, इस लोगो से मिलता जुलता है। कौन सी इंटरनेशनल ब्रांड के बारे में मैं बात कर रहा हूं जो आप सब रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, ठीक है जी। तो ये क्विज है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिख के बताइएगा। पहला सही आंसर देने वाले को तोहफा दिया जाएगा, तोहफा। चलो तीसरा जो है अगेन ना, ये भी मिलते जुलते हैं। चलिए तीसरा जो है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO इज द
नेम ऑफ द थर्ड इंस्टीट्यूशन। हालांकि हालांकि व्हाट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड इज WTO जो है बच्चों वो बहुत लेट आया, 94 95 में आया, जबकि ये सारे इंस्टीट्यूशंस काफ़ी पहले आ गए थे। अभी फिर अब सवाल ये है कि सर फिर आप कैसे कह सकते हैं कि WTO भी ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है? जो चीज़ें 1940s में आ गई उनको अगर आप ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहें तो समझ में आता है, लेकिन जो 90s में आया उसको कैसे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं? तो इसमें आपको समझना होगा कि जब ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट हुआ था ना, तो इन्होंने WTO जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रयास किया था। उसका नाम था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ITO ये बनाना चाहते थे। सिग्नेटरीज ने अपनी कंसेंट भी दे दी थी, जितनी कंट्रीज आई हुई थी, लोग दे वर रियली एक्साइटेड अबाउट इट एंड दे वांटेड टू कम अप विथ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक ITO। और ये 1940s में ही ये ITO बन जाता, बट इवेंचुअली ऑब्वियसली देखिए इंटरनेशनल अरीना का जो सबसे बड़ा गुंडा है ना बेटा, जो सबसे बड़ा ठाकुर दुर्जन सिंह है, जो सबसे बड़ा गब्बर सिंह है, वो है अमेरिका। और अमेरिका ने फिर क्या किया, इसको अप्रूव नहीं किया। मतलब वहाँ मीटिंग में बोल के चले गए हाँ हाँ करते हैं करते हैं करते हैं, और पीछे से जाके फिर उसको रैटिफाई नहीं किया, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन बन नहीं पाई। और उसकी जगह पे, उस इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंस्टीट्यूशन की जगह पे, सिर्फ गैट नाम का, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, एक अग्रीमेंट सिर्फ बना। और उसी अग्रीमेंट के तहत लगभग 50 साल तक, 45 से 50 साल तक इंटरनेशनल ट्रेड गवर्न होता रहा, इंटरनेशनल ट्रेड मैनेज होता रहा। बट 1994-95 में इवेंचुअली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसीलिए कहीं ना कहीं इसे भी ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि इवेंचुअली जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप अचीव करना चाहते थे उस दौर में, वो लगभग 47-48 ईयर्स बाद अचीव हुआ इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। एक और क्विज है, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम मुझे बताइए, व्हाट इज अनदर नेम फॉर इट? ठीक है, चलिए। तो ये तीन इंस्टीट्यूशंस के नाम अपन ने देखे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के तौर पे। एक का नाम हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक का नाम हो गया द वर्ल्ड बैंक, एक का नाम हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो अपने को क्या पता चला, ट्रेड होता था प्राचीन काल से, बाद में वर्ल्ड वॉर के बाद में ट्रेड में प्रॉब्लम आने लगी, मिसट्रस्ट की फीलिंग आ गई, भावना जो है वो बदल गई। उसके बाद में कंट्रीज ने रियलाइज किया दैट वी नीड टू मीट ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, डायलॉग से हमें इस परेशानी को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और उसके लिए ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई माउंट वॉशिंगटन होटल में। ब्रेटन वुड्स इज द नेम ऑफ एन एरिया। वहां पे ये मीटिंग वगैरह करके दे इवेंचुअली लेड द फाउंडेशन फॉर IMF एंड वर्ल्ड बैंक। अब IMF का काम था बेसिकली शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस या शॉर्ट टर्म जो क्राइसिस के दौर में मदद करना, फंड्स दे के कंट्रीज की। वर्ल्ड बैंक का जो काम था, इनका काम था जो कंट्रीज वर्ल्ड वॉर की वजह से कंप्लीटली तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, उनको एक बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना और उनको अपनी इकोनॉमी को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए मदद करना। ठीक है जी। अब IMF के बारे में अगर अपने बात करें, मान जाओ बेटा, क्या हो गया है तुम्हें आज? IMF का नाम हो गया ऑब्वियसली इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और देखो इनविजिबल इंक से लिख रहा हूं आज। पेन को क्या हो गया बेटे? बेटा क्या पॉज कर दिया आपने?
तो मजे की चीज देखिए, पेन नहीं चल रही, उंगली चल रही है। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। आज का जो तारीख ही मुझे लग रहा है थोड़ी खराब है, और कुछ ना कुछ तो इसमें परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं, हम लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे। तो ये जो आईएमएफ के बारे में अगर अपने बात करें तो बेसिकली अब मैं मैट की उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, हम टेक्नोलॉजी के मोहताज नहीं हैं। आगे चलते हैं। मेंबर्स कितने हैं सर? 189 कंट्रीज मेंबर हैं आईएमएफ के। हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं सर? हेडक्वार्टर्स आर इन वॉशिंगटन डीसी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 डायरेक्टर बैठते हैं। अब ये 24 डायरेक्टर में जो कुछ कंट्रीज हैं जिनके लिए वन कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायरेक्टर बैठा है, और कुछ में कैसा है कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायरेक्टर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये 24 डायरेक्टर्स हो गए। इसके बाद में लार्जेस्ट बोरोवर्स जो हैं, लार्जेस्ट बोरोवर्स जो हैं वो हैं अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस एंड इजिप्ट। ग्रीस कुछ समय पहले तक काफ़ी बुरी स्थिति में था। इवेंचुअली जर्मनी ने प्राइमरीली उनका बेल आउट करा, मदद करी उनकी। अदरवाइज ग्रीस बैंकरप्ट हो जाता, बिकॉज काफ़ी लोन ले रखा है उसने और काम करने की कोई नीयत है नहीं। लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी बोरोवर्स, लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी बोरोवर्स। अच्छा जी, प्रिकॉशनरी बोरोवर का मतलब क्या हुआ? चलिए, लकीली हमारी कलम भी चलने लगी। प्रिकॉशनरी बोरोवर्स का मतलब क्या हुआ देखिए। जो अपना आईएमएफ है वो एक तो फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन के थ्रू आपको लोन देता है, और एक, फिर लैपटॉप को परेशानी हो रही है। दूसरा जो है वो है प्रिकॉशनरी। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग? प्रिकॉशनरी लाइन के थ्रू क्रेडिट देता है। बेसिकली कैसा है, टेम्पररी क्राइसिस सिचुएशन के लिए हैं ये लोन्स। ये थोड़ा ऐसी कंट्रीज को दिया जा रहा है जिनके वहां पे पॉलिसी स्ट्रक्चर जो है, गवर्नेंस जो है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो वो लोग समय समय पे ट्रेड फ्लक्चुएशंस की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है आपको लिक्विडिटी की, तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ये फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन को यूज कर सकते हैं। ये प्रिकॉशनरी वाला उन कंट्रीज के लिए जिनको शायद कुछ तो अभी भी वहां पे परेशानियां हैं, इस वजह से उनको फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन यूज करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और मेरा लैपटॉप मुझे कोई अनुमति नहीं दे रहा है। ठीक है जी, फिर ब्लैंक हो गया। हाँ, अभी आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा। तो जिन कंट्री का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है,
पॉलिसी फ्रेमवर्क काफी मजबूत है, स्ट्रांग है, वो लोग FCL यानी कि फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन यूज कर सकते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पुराने समय पे लोन लिया, समय समय पे चुका रहे हैं, लोन सर्विसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन यूज करने की अनुमति है। किस लिए वो ये लोन लेते हैं? ऑब्वियसली क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए। मिटिगेट करने का मतलब होता है बेटा रिड्यूस करना इम्पैक्ट को, रिड्यूस करना इम्पैक्ट को, यानी क्राइसिस हो गया है और मजबूत से मजबूत कंट्री के साथ ये हो सकता है, अमेरिका जैसी कंट्री में भी क्राइसिस होता है, बट उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करना है यानी कि कम करना है, या ऑब्वियसली क्राइसिस को अवॉइड ही करना है। तो इसके लिए लोन ले रहे हैं, लेकिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और आपकी कंट्री का पॉलिसी फ्रेमवर्क अच्छा होना चाहिए। पॉलिसी फ्रेमवर्क से मेरा मतलब है कि जो रूल्स आज, जैसे मान लीजिए जैसे अ कंट्री लाइक नॉर्थ कोरिया है ना, वो डिक्टेटरशिप चल रही है, गवर्नेंस का कोई माई बाप नहीं है, तो उनका जो पॉलिसी स्ट्रक्चर होगा ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी वेरी वेरी रीअश्योरिंग, भरोसा नहीं हो पाएगा इंटरनेशनल अरीना में वैसे लोगों के ऊपर, तो उनको लोन मिलना मुश्किल होगा। प्रिकॉशनरी में वो लोग हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड में शायद कुछ प्रॉब्लम है या जिनके पॉलिसी स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, इस वजह से उनको FCL यूज़ करने नहीं दिया जाता, तो उनके लिए दूसरा वाला अवेलेबिलिटी है। तो अब ऑब्वियसली अपने को MCQ में क्या ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है ऑब्वियसली नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो ये 189 याद रखना पड़ेगा। हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है, ऐसे भी आपको पता है कि माउंट वॉशिंगटन में ये मीटिंग हुई थी जिसके तहत ये इंस्टीट्यूशन बना था, तो इसको याद रखना मुश्किल नहीं है कि वॉशिंगटन DC में ही होगा इसका हेडक्वार्टर। लार्जेस्ट बोरोवर्स में अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस एंड इजिप्ट हैं। ठीक है, तो ये हमारा गुइया है। गुइया क्या है? GUEA, गुइया। गुइया तो आप लोगों ने सुना ही होगा मनमोहन तिवाड़ी के मुंह से। तो गुइया में कौन कौन है? ग्रीस है, यूक्रेन है, अर्जेंटीना है और इजिप्ट है। ठीक है, या फिर आप इसको याद रख सकते हैं एज यू, कि भाई तुम बूढ़े हो गए इसलिए तुम्हें ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। एज यू, तुम बूढ़े हो गए हो इसलिए तुम्हें ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अर्जेंटीना, ग्रीस, इजिप्ट एंड यूक्रेन। लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी बोरोवर्स में नाम दिया हुआ है बच्चों, मेक्सिको, कोलंबिया एंड मोरक्को, यानी कि ये वो लोग हैं जिनसे पैसा मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, ये कुछ वैसे लोग हैं, समझ जाइए। ठीक है ना जी। MC, M²C, ठीक है जी। चलो, तो मोरक्को, मेक्सिको और कोलंबिया। ये देखिए, जिन लोगों ने नार्कोस देखा है, नार्कोस देखा है कि नहीं बच्चों? नार्कोस नेटफ्लिक्स पे, प्लाटो और प्लूमो, देखिए नार्कोस, और वहाँ आपको पता चल जाएगा सारे नार्कोस वाले नाम हैं यहाँ पे, मेक्सिको, मेहिको, कोलंबिया और मोरक्को का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया और IMF की बात करते हैं। इंडिया एंड IMF, नाइनटीन 1991 में इंडिया वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज। BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा था। हमें अपना गोल्ड प्लेज करना पड़ा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक्चुअली फिजिकली गोल्ड को इंडिया से बाहर भेज के गिरवी रख के हमें पैसा जनरेट करना पड़ा। एक्चुअली गाड़ियों में भर के गोल्ड जहाज पे रख के भेजा गया और फिर पैसा हमने मंगवाया। तो ऐसा कहते हैं कि
2 हफ्ते का इंपोर्ट्स करने का हमारे पास में सामर्थ्य था। 14 दिन जिसे फोर्टनाइट कहते हैं, 14 डेज के पीरियड को कहा जाता है बेटा फोर्टनाइट। तो ये 14 दिन का इंपोर्ट करने का, ऑब्वियसली हमारे लिए सबसे बड़ा इंपोर्ट जो है वो है क्रूड का तेल, हमें मंगवाना पड़ता है बाहर से, उसमें हमारा बहुत डॉलर चला जाता है। तो 14 दिन का इंपोर्ट करने का हमारे पास में फॉरेक्स का रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज था, और उसके बाद में हम दिवालिया होने वाले थे, बैंकरप्ट होने वाले थे, इंसॉल्वेंट होने वाले थे। तो हम लोगों ने गुहार लगाई वर्ल्ड बैंक के सामने कि भैया मदद करो मदद करो। उन्होंने हमें आईएमएफ तक जाने की बात कही, और इवेंचुअली रुपी की जो वैल्यू है वो डिवैल्यूएट होती जा रही थी, और हमें जाना पड़ा आईएमएफ के पास। ये जो कार्टून है आर के लक्ष्मण का बनाया गया कार्टून है। आर के लक्ष्मण नाम आपने शायद सुना हो, इज प्रोबब्ली द मोस्ट फेमस इंडियन कार्टूनिस्ट। कॉमन मैन का एक कार्टून है उनका, जो कॉलम्स के थ्रू न्यूज़पेपर्स में अपीयर हुआ करता था, और काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति आर के लक्ष्मण, ठीक है। उनका ये कार्टून आया था 1991 के न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए। आप देखो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऑब्जर्व करने के लिए। आप देखिए यहाँ पे इनके हाथों को मोड़ दिया गया है, इसको कहा है आर्म ट्विस्टिंग। आर्म ट्विस्टिंग का मतलब होता है बच्चों, जब कोई आपको अपनी शर्तों पे काम करता है। यानी कि बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रेशराइजिंग ओनली। आपको प्रेशराइज किया जाता है, आप पे डोमिनेट किया जाता है, उस वर्ड को कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग। ये जो 2 महानुभाव आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज, पहचानिए जरा कौन है ये व्यक्ति। इनको शायद आपके लिए पहचानना थोड़ा मुश्किल हो, बट इनको तो ऑब्वियसली पहचान सकते हैं आप लोग। कौन है ये व्यक्ति, इसको तो आप पहचान ही सकते हैं। इनका नाम है बेटा एमएमएस, अर्थात मनमोहन सिंह। अब सवाल यह है कि सर मनमोहन सिंह को तो हमने देखा है सर एज अ प्राइम मिनिस्टर, 1991 में ये क्या कर रहे थे? तो 1991 में मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे उस समय, जब 1991 में हम लोग आईएमएफ गए पैसे लेने के लिए, डॉलर्स की हमें ज़रूरत थी, वो लेने के लिए हम लोग गए, तो उन्होंने हमें डॉलर्स दिए, हमारे बीओपी क्राइसिस को सॉर्ट आउट किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी बहुत सारी कंडीशंस रखवा दी। इंडिया उससे पहले तक थोड़ा क्लोज्ड डोर पॉलिसी फॉलो करता था, बाहर की कंपनीज को यहां पे आने की ज्यादा अनुमति नहीं थी। बाहर के गुड्स भी जो यहां पे आते थे उन पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे। लेकिन आईएमएफ ने सोचा कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, नाउ वी कैन आर्म ट्विस्ट देम, अब हम अपनी मर्जी की शर्तें उनसे मनवा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पैसे तो देंगे बेटा, लेकिन तुम्हें अपना मार्केट सारी कंट्रीज के लिए खुला करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि बाहर की कंट्रीज तुम्हारे वहाँ पे आके बिजनेस कर सके, अपने प्रोडक्ट्स बेच सके, तभी हम तुम्हें ये पैसे देंगे। और इवेंचुअली इसके बाद में एलपीजी हुआ। इवेंचुअली इसके बाद में ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आई एम श्योर बच्चों आप सब ने 11-12 में इसे पढ़ा होगा एलपीजी के नाम से। एलपीजी का मतलब हो गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब हम लोगों को स्कूल के दिनों में जब ये पढ़ाया जाता है, कहीं पे इसकी पूरी क्लियर पिक्चर नहीं बताई जाती है, राइट। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी एंटी कांग्रेस ओवर हियर और एनीथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट we've been very very good at hiding things, we've been very very good at
नॉट टेलिंग दी कंप्लीट ट्रुथ। तो ऐसा बताया जाता है जैसे कि इंडिया को ये रियलाइज हुआ दैट इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू सिंप्लीफाई द प्रोविजंस एंड फास्टन देयर जीडीपी ग्रोथ रेट, क्योंकि 1991 से पहले तक हमारी जो ग्रोथ रेट थी 3% जैसी रहती थी। We were a very, very slow growth economy and in fact disastrous growth economy. In spite of having a lot of resources, it was underdeveloped, underutilized. But still, it was not a move that was voluntarily taken. आज बहुत सारे लोग अच्छा, ये दूसरे व्यक्ति का नाम आपको बता दूं। ये दूसरा व्यक्ति जो है, इसका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, he was the prime minister of India. ये रहे पीवी नरसिम्हा राव, ये उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, और ये हमारे एमएमएस हैं, ये उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस समय ये बोला भी करते थे, यूज्ड टू स्पीक एज वेल। बाद में इनको कुछ प्रॉब्लम हुई, उन्होंने मौन धारण कर लिया। एंड दिस इज आवर प्राइम मिनिस्टर, अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर। अर्स्टवाइल का मतलब होता है उस समय के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव साहब। तो बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि पैसे नहीं थे हमारे पास में, लोन लेने की हमारी मजबूरी थी, और उस मजबूरी के तहत हमारे ऊपर कंडीशंस लाद दी गई। उस समय ये शर्मनाक बात थी। इट वॉज लाइक अ डिफीट फॉर द रूलिंग गवर्नमेंट कि आपको ऐसा कंडीशंस मानना पड़ा। ऑन हाइंड साइट, यानी कि आज जब हम इतिहास में जाके उसे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि 47 से लेके 91 तक हमने जो तरक्की करी थी, उससे कहीं ज्यादा तरक्की हमारी 91 से लेके 2014 तक हो गई। जितना यहां पे अचीव किया था, उससे कहीं ज्यादा हमने यहां पे अचीव कर लिया। और तब हमें ये लगता है कि यार हमें तो इसका क्रेडिट लेना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि भाई हमारी पार्टी पावर में थी जब हमने ये एलपीजी के रिफॉर्म्स करे। बट एक्चुअली उस समय ये रिफॉर्म्स अंडर प्रेशर करे गए थे, उस समय ये दबाव में करे गए थे। उस समय मजबूरी में आईएमएफ ने हमें कहा चल भाग जाए यहां से, अगर पैसे चाहिए तो चुपचाप ये चीजें हमारे लिए करके दो, मेक श्योर के अमेरिका आके भैया अपना सारा सामान तुम्हारी कंट्री में बेच सके, जापान आके अपना सारा सामान तुम्हारी कंट्री में बेच सके, तभी तुमको ये पैसा देंगे। और इवेंचुअली उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू वेदर इट वॉज अ गुड मूव, बैड मूव, बट द आइडिया इज कि इट वॉज एन अंडर प्रेशर मूव। इवेंचुअली इट हैज वर्कड फॉर अस, ठीक है। तो ये एलपीजी हुआ। इन लोगों के नाम ऑब्वियसली आपको, आज मेरा लैपटॉप कह रहा है कि बस जाने दो, छोड़ दो, मत पढ़ाओ और, ठीक है। तो ये एलपीजी का मूव हुआ। रिसेंटली अगेन आईएमएफ वाज इन न्यूज। ये एक बंदी है बच्चों, इसका नाम बता सकते हैं क्या आप लोग? वापस से क्विज पॉज करें इसे। देखिए करंट अफेयर्स में ऑब्वियसली एक क्विज जैसा तो माहौल बनना चाहिए और आप लोगों को पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। तो इस बंदी का नाम पॉज करके आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। इनका नाम है, हिंट दे देता हूं, इनके इनिशियल्स हैं जीजी। नहीं, इनका नाम है बेटा गीता गोपीनाथ। And why was she in news? Why was she in news? How is she related to IMF? IMF का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल है उनके ये आइए, उन्होंने एज अ स्टेटमेंट दिया IMF को रिप्रेजेंट करते हुए, that given the size of the Indian economy in the global GDP right now, if you have a significant downward revision for India, then it does have an impact on global growth. So we have revised global growth down for 2019 by 0.1%, and the vast majority of that comes from the downgrade for India.
तो गीता गोपीनाथ ने बताया कि इंडिया की परिस्थितियां उतनी बेहतर नहीं है, इंडिया में ट्रेड कम होगा, और क्योंकि इंडिया में ट्रेड कम होगा और इंडिया इतना बड़ा एक्टिव रोल प्ले करता है इंटरनेशनल में, तो इंडिया की डाउनग्रेड की वजह से इंटरनेशनल में भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने का मतलब है वर्ल्ड का जीडीपी ग्रोथ रेट कम होना। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, ठीक है। अब ये मैं आपको अपनी स्टडी मैट के थ्रू बताता हूं, बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज यहां पे हैं। देखिए पहले क्या लिखा है, इकोनॉमिक रिकवरी फॉर इंडिया इन 2021, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच शार्पली कट इंडियाज ग्रोथ रेट हैज प्रोजेक्टेड अ रिकवरी इन 2021 एज पर द स्टेटमेंट ऑफ IMF चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ during the news conference in Davos for the release of the World Economic Outlook update on January 2020. The recovery is expected to come from the monetary stimulus that has been put in the system and some of it from the corporate tax cut. India's growth rate is expected to shoot up from the estimate of 4.8% for the current fiscal year by 1% to 5.8% in 2021. नाउ अगर आप गूगल सर्च करते हैं बेटा, गीता गोपीनाथ नाम लिखिए और इंडिया लिखिए, तो आपको सबसे पहली चीज जो दिखाई देगी वो ये नहीं दिखाई देगी, बट जो मैंने आपको अभी दिखाया ये वाली बात दिखाई देगी। तो क्या है कि कहीं ना कहीं आज ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनकी भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठता है। इलेक्शंस के जस्ट पहले या इलेक्शंस के माहौल में स्टेटमेंट्स इनके थोड़े विचित्र आते हैं। कभी ये ग्रोथ रेट को कट कर देते हैं और कभी सडनली उसे रिवाइज कर देते हैं और अच्छा बता देते हैं। सो देयर नैरेटिव्स आर टू सूट अ सर्टेन सेक्शन। तो अभी आप ये इनफैक्ट सेम डेट, ये जनवरी 20 2020 की डेट में आप देखोगे ना, एनडीटीवी को शायद इनका एक इंटरव्यू जैसा लिया जा रहा था और उस एनडीटीवी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, नाउ अगेन एनडीटीवी इज अगेन अ वेरी वेरी, जो लोग थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं इंडिया में तो उनको पता है कि अगर आपको ये देखना है कि बीजेपी ने कैसे देश को बर्बाद किया है तो आप एनडीटीवी देखिए, और अगर आपको ये देखना है कि बीजेपी की वजह से इंडिया कैसे वापस सोने की चिड़िया बन गया है तो आप जी न्यूज़ देखिए, ठीक है ना। ये बातें अब हम बहुत सालों तक बच्चों अवॉइड करते आए, ये कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता, बट अब आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बच्चा एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। इमीडिएट रीज़न ऑफ कोर्स इसका आपका एग्जाम से है, बट उससे भी कहीं बहुत बड़ा रीज़न आपका नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स योर कंट्री। नाउ यू गाइज आर ऑल ऑफ द एज वेर इन यू कैन वोट, और इन्फॉर्म्ड वोट देने के लिए, प्रॉपर वोट कास्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसमें थोड़ा सा ही सही एक एक्टिव रोल प्ले करें। अब यहां पे बोला है IMF डाउनग्रेड वर्ल्ड ग्रोथ वॉर्न्स ऑफ प्रिकेरियस 2020। ये विचित्र सी चीज़ है, यहां पे कह रहे हैं कि सब बढ़िया हो जाएगा, यहां पे कह रहे हैं IMF कॉशियस दैट देयर आर एन अबंडेंस ऑफ पोटेंशियल ट्रिगर्स फॉर द सिचुएशन टू टर्न नेगेटिव क्विकली, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर US टैरिफ्स ऑन चाइना। टैरिफ वर्ड आ रहा है बार बार, टैरिफ वर्ड का मीनिंग बहुत कुछ हो सकता है, आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए टैक्स on European autos as well as no deal Brexit and the high debt level in many countries. Global trade tensions and continued uncertainty are sapping, sap करने का मतलब यहाँ पे हो गया सोख लेना या फिर उसको सक कर लेना, यानी कि जो ग्रोथ रेट है उसको बर्बाद कर रहे हैं। सैपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी विच फेसेस अ प्रिकेरियस 2020, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वार्नड इन जुलाई 19 trade conflicts are undercutting investment and the IMF urged countries not to use tariffs in place of negotiations. टैक्सेस मत लगाइए, इंटरनेशनल ट्रेड होने दीजिए, और एक दूसरे के साथ बदला लेने के लिए टैक्स वॉर मत शुरू कीजिए। In its quarterly update of its World Economic Outlook, the IMF trimmed the global forecast issued in April by 0.1% this year and the next, with growth project expected to hit 3.2% in 2019 and 3.5% in 2020. But the report sounded the alarm, saying things could easily go wrong. The projected growth pickup in 2020 is precarious and presumes there will be stabilization in currently stressed blah blah blah। बहुत सारी ये बातें करी गई है यहाँ पे। आपने को अपनी नोटबुक में, अपनी किताब में बहुत ही कंफर्टेबली, क्लियरली अच्छी पिक्चर दिखाई है कि ऐसा ऐसा है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग IMF के स्टेटमेंट्स
10 स्टेटमेंट उठाएंगे तो उसमें से 6-7 नेगेटिव निकलेंगे और 2-3 ही पॉजिटिव निकलेंगे। प्लस सबसे बड़ी बात, ये सारा स्टेटमेंट, ये सारा ज्ञान जो है वो जनवरी महीने का है, जब ये नहीं था। इसे तो आप लोग जानते ही हैं बच्चों, कोरोना, कोविड-19। तो अब तो ऐसा है कि 101% वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो माइनस में जाएगी, तभी रिसेशन आएगा और ट्रेड वगैरह सब की कहानी खत्म हो जाएगी। तो अब ये जो इतनी सारी बातें थी, ये कहीं ना कहीं उतना मायने ही नहीं रखती। बट यस, गीता गोपीनाथ नाम याद रखेंगे हम लोग, आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। चलो बढ़िया है, ठीक है। और आज का ये सेशन अभी मैं यहाँ पे रैप अप करता हूँ, और इसके बाद में आगे हम और भी इस तरह के बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आसियान है, सार्क है, ब्रिक्स हैं, G20, G8 वगैरह। विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ दीज अदर ऑर्गेनाइजेशंस। इस स्टोरी को एक बार वापस से सुनिएगा और दिमाग में सेट करने का प्रयास कीजिए कि कैसे नो ट्रेड से फुल ट्रेड से वापस नो ट्रेड से वापस ट्रेड में हम कैसे आए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।